हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं विद्युत आवेश एवं धारा के बारे में। इसमें विद्युत आवेश क्या होता है, धारा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होते हैं, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तथा प्रतिरोध चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस वीडियो में इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले शुरुआत करते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश की परिभाषा पूछी जाए तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो ये गुण कैसे आया। सबसे पहले इंग्लैंड के एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने देखा कि जब वो आवनूस की छड़ तथा अंबर की खाल लिए तो जब आपस में रगड़े तो देखे उनमें आकर्षण करने का गुण आ गया, आकर्षण करने का स्वतः ही गुण आ गया। ये देखे। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया फ्रैंकलिन ने जब बादल गरज रहे थे उसी समय एक पतंग को उड़ाए और पतंग का नीचे वाला धागा अपने अंगूठे में बांध कर ऐसे ले लिए और पतंग को ऊपर उड़ा दिए। तो जब बादल गरजे तो उस तार में क्या हुआ, घर्षण, तार में हुआ घर्षण। तो देखे जो धागा था उसमें हुआ घर्षण, तो देखे उसकी झन्नाहट अंगूठे के पास ही पहुंची। तो उनको ये लगा कि जब किसी पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण स्वतः ही आ जाता है। या तो आकर्षण करने का गुण आएगा, मतलब अपनी और वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, या तो अपने से दूर भगाएगी। तो इसी गुण को फ्रैंकलिन ने नाम दिया विद्युत आवेश। तो इसलिए विद्युत आवेश की खोज पूछी जाए किसने की थी, तो फ्रैंकलिन जी को माना जाता है। तो विद्युत आवेश, इसका साक्षात उदाहरण इस समय देख रहे हो, ठंडियों में जब अंडरवेयर इनर पहनी जाती है तो उनमें देखो कसी होती है, तो उसको बार बार रगड़ने से उनमें जब इनर निकालो इसके बाद ऐसे को तो रोया आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। कारण ये है उनमें रगड़ते रगड़ते उनमें आकर्षण करने का गुण आ गया। जैसे किसी पेन से जब हम लिखते हैं तो पेन लिख रहे हैं तो पेन की जो आगे वाली नोक होती है उसमें क्या होता है, घर्षण। तो घर्षण के कारण उनमें स्वतः ही आकर्षण करने का गुण आ जाता है। एक कागज का कण लो, उस पेन के नोक से चिपकाओ, तुरंत चिपक जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जैसे हम पेन की नोक को रगड़ रहे थे तब देख रहे हैं पेन की नोक कागज को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित। वही हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कैसे आता है, क्यों इस पर प्लस आ जाता है, क्यों इस पर माइनस आता है। तो ये इससे पहले परमाणु सिद्धांत जो होता है, परमाणु सिद्धांत का मतलब कि उसमें क्या होता है, जो कोई भी तत्व होता है या कोई भी तत्व या पदार्थ हुआ वो परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। तब जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो जब दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो एक कटेगा दूसरा नहीं कटेगा। जैसे कि हम रबड़ को रगड़े कांच पे, तो जब रबड़ को कांच पे रगड़ेंगे तो वहां हमारा कट जाएगा रबड़।
तो रबड़ अगर कटेगा और कोई भी पदार्थ के ऊपरी ही भाग पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो रबड़ कटेगा तो रबड़ में क्या होगा इलेक्ट्रॉनों में कमी, इलेक्ट्रॉनों में कमी, तो उसे क्या कहते हैं प्लस आवेश, उसे कहते हैं प्लस आवेश। और वो जो कण कटकर जाएंगे कांच पर तो कांच पे आ जाएगा माइनस आवेश। तो आवेश के प्रकार बताए गए दो, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक हो जाता है ऋणात्मक आवेश। ये धनात्मक कैसे बताया गया, ऋणात्मक कैसे बताया गया, जैसे एक हम तत्व ले लें Na, इस तरह अच्छे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो होता है 11, Na का परमाणु क्रमांक 11। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमारा होगा 2,8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री में पढ़ा गया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे हैं, किस तरह भरे हैं। कोई भी परमाणु, परमाणु में नाभिक, और जो नाभिक के बाहर कोष होते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो जो पहला कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे कोष में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो 8 2 10, और यहाँ इस कोष में कितने होते हैं 1, अंतिम कोष में हमें 1 और इस कोष में होने चाहिए 8। या तो इस अंतिम कोष में कोई भी तत्व स्थायी तभी होता है जब या तो उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसका स्टक पूरा भरा हो, या तो 0 हो, या तो 0 है। तो यहाँ पर ये 1 अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि इसको 8 होने में दिक्कत होगी, 0 होने में सही है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने त्याग देता है, इसीलिए Na पर चार्ज आ जाता है प्लस, Na पर प्लस, मतलब इसकी जो संयोजकता है उसकी चार्ज होता है, उसका आवेश होता है, संयोजकता प्लस का 1 हो जाती है, प्लस का 1, इसीलिए Na पर हमारा क्या जाता है प्लस, Na पर प्लस। देखो अगर जो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा, तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया तो हमारा Na क्या हो गया प्लस, Na प्लस होने का मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2,8, 2,8 ही तो बचे। ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जो भी लेन देन अगर होता है सब सर पर टेंशन जाती है, तो ये भी तत्व है तो इसका सर भी तो ऊपर हुआ, तो इसीलिए इस पर ऊपर क्या आ गया प्लस, Na पर प्लस चार्ज आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि प्लस कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है त्याग दिया जाता है। अगर त्यागने का मतलब अगर आप ही किसी चीज को त्याग रहे हो, दे रहे हो, किसी को जमा कर रहे हो, तो जमा करने का मतलब प्लस करना, और जो भी लेन देन देते हो या लेते हो सब टेंशन कहाँ देते हैं सर पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आवेश हमेशा कहाँ होते हैं ऊपर, आवेश हमेशा ऊपर, अपना ऊपर यही तो हुआ ना, तो आवेश हमेशा सतहों पर होते हैं, आवेश सतहों। आवेश क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पता ही चल गया कि आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई कमी, तो इस पर क्या आ गया प्लस। जैसे एक क्लोरीन हुआ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2,8, 8 2 10 थे हमारे कितने 17, तो इनमें कितने भर दिए 7। अब या तो यहाँ 8 हो जाए या तो 0, तो ये सोचेगा कि 8 हो जाए, चूंकि वहां 1 ही लेना पड़ेगा, 7 होना है 0 होना तो 7 देना पड़ेगा, तो ये 1 ले लेता है। 1 लेने का मतलब 1 ऋण ले रहा है ना, संयोजकता, तो इसकी माइनस का 1 होती है, इसीलिए Cl पर माइनस का चार्ज, Cl पर कितना होता है 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस। इससे क्या पता चल रहा है आवेश दो प्रकार के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है परमाणु, तो देगा तो प्लस आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेना, किसी चीज का लेने का मतलब क्या हुआ ऋण लेना, और जो भी ऋण लेते हो सब कहाँ जाता है टेंशन सर पे जाता है, तो Cl पे इसीलिए कितना होता है माइनस का 1, Cl पर माइनस 1। इसका अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2,8, 2,8, 1, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई पदार्थ प्लस हुआ है, कोई भी पदार्थ प्लस हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखो Na के परमाणु में पहले इलेक्ट्रॉन हमारे कितने थे 11, अब अगर इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया तभी तो प्लस आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। यहां देखा जाए क्लोरीन के परमाणु में कितने 17 थे इलेक्ट्रॉन, अब इनमें 2,8, 7 हुआ, तो 1 ग्रहण कर लिया, इसीलिए कितना Cl पर माइनस, तो इस पर क्या आ गया
माइनस आ गया। तो इससे पता चला आवेश हमारे दो प्रकार के हुए, एक हुआ धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश का क्या अर्थ होता है, ऋणात्मक आवेश। तो वहां से उसकी परिभाषा ऐसे पता चल रही, किसी पदार्थ का धनावेशित होने का अर्थ हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी। धनात्मक आवेश का मतलब होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणात्मक आवेश का हुआ अर्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु में। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। कोई चीज देखो यहाँ पर अधिकता हो रहा, तभी तो इस पर माइनस आ रहा है, क्योंकि ये ऋण कितना ले बैठा है, एक, इसीलिए सेल पर कितना होता है, माइनस का एक। तो इससे पता चल रहा आवेश हमारे दो प्रकार के हुए, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक। धनात्मक आवेश का अर्थ हुआ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के क्या हो जाना, कमी हो जाने को प्रदर्शित करता है, और ऋणात्मक आवेश का अर्थ हुआ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाना। मतलब आवेश कोई अलग चीज नहीं हो, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। तो इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पदार्थ का धनावेशित होने का क्या अर्थ है। तो किसी भी पदार्थ का धनावेशित होने का अर्थ हुआ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। ऋणात्मक और ऋण लिए बैठा है ना, तो किसी भी पदार्थ का ऋणावेशित होने का अर्थ हुआ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाना। तो ये हुए हमारे आवेश। तो जैसे अब हम बताए थे, जैसे रबड़ को रगड़ते हो कांच से, तो रबड़ को कांच से रगड़ोगे तब वहां कट जाएगा रबड़। तो रबड़ कट जाएगा, अर्थात जब रबड़ कटेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी, रबड़ कटे तो उसके द्रव्यमान में कमी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, द्रव्यमान में ही रहते हैं। जैसे ये है तो इनमें सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये कटेगा तो इसके क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉन में कमी। और जो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो हमारा रबड़ पर प्लस आ जाएगा। और रबड़ के कट कर कहाँ जाएंगे, कांच पर, तो कांच पर आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज, क्योंकि इस पर आवश्यकता से अधिक। जैसे हम कांच को रगड़ते हैं रेशम से, तो वहां हमारा कट जाएगा रेशम, कट जाएगा कांच, जो है हमारा कांच कट जाएगा। तो वहां कांच कट जाने का मतलब ये हुआ कि वहां कांच पर आ जाएगा प्लस, और वो कांच के कट कर आएंगे रेशम पर, तो रेशम पर आ जाएगा माइनस। तो ये हुए आवेश के प्रकार। आवेश कैसे आता है, किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा, अच्छे से समझ गए। तो आवेश के प्रकार होते हैं दो। अगर कहीं आवेश का किसी भी पदार्थ में या किसी भी परमाणु या तत्व में आवेश का मान निकालना, तो हम क्या बताए, आवेश कोई अलग चीज नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। तो अगर क्यू निकालना है तो क्यू बराबर फार्मूला होता है एन, क्यू बराबर एन। क्यू मतलब आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा फार्मूला आवेश निकालने का होता है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। ये दो फार्मूले हैं किसी भी चालक में आवेश निकालने के। एन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों या कणों की संख्या। ई का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई हमारी हुई विद्युत धारा, विद्युत धारा। टी हमारा हो गया समय, और क्यू हमारा हो गया आवेश। तो किसी भी चालक में आवेश निकालने के दो फार्मूले हैं, क्यू बराबर एन और क्यू बराबर आई टी। आवेश का मात्रक, तो हमारा आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम को प्रदर्शित करते हैं सी से। अगर इसका दूसरा मात्रक आपको निकालना है तो दूसरा मात्रक यहाँ से भी सकते हो। क्यू का मात्रक वही होगा जो आई का होगा, और टी, आई क्या हुई, धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। टी होता है समय, और समय का मात्रक हमारा होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। ये हुए आवेश के मात्रक। आवेश दो प्रकार के हुए, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सजातीय आवेश।
आवेश के दो प्रकार, सा का मतलब समान और जाति का मतलब जाति। समान जाति सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। देखो विजातीय मतलब विभिन्न जाति, सा बता समान जाति के आवेश। समान जाति के आवेश, आवेश की दो ही जाति हुई, एक अगर प्लस है और दूसरा भी आवेश हमारा क्या है प्लस। अगर एक आवेश प्लस दूसरा भी प्लस है तो इनमें हमेशा क्या होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगा देंगे। और ये बात बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन है, जितने भी यौगिक बने हैं, सब इसी आधार पर बने हैं। क्योंकि यौगिक हमेशा प्लस और माइनस से बनता है, क्योंकि प्लस और माइनसों में क्या होता है आकर्षण। अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस, सा का मतलब समान जाति, समान जाति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जाति होती है दो, एक प्लस होता है और एक माइनस। तो अगर दोनों पर प्लस ही प्लस है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे एक पर माइनस है दूसरे पर भी माइनस है तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। मतलब एक प्रकार के होंगे तो उनमें हमेशा होगा प्रतिकर्षण। भी जाति का विभिन्न जाति, एक हुआ प्लस तो एक हुआ माइनस, तो इनमें हमेशा होता है आकर्षण। नहीं तो अच्छा अगर ये न समझ में आया हो तो देखो जाति होती है दो, जैसे संसार में लड़की और लड़का हुए तो उनमें भी क्या होता है आकर्षण। तो देखो एक ये हुआ प्लस और एक हुआ माइनस, तो ऐसे समझ लो। नहीं तो अगर प्लस का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं कम, इलेक्ट्रॉन कम हो जाने का मतलब ये हो गया है गरीब। Cl पे क्या आ गया है माइनस, अर्थात ये हो गया अमीर। तो हमेशा प्लस और गरीब और अमीर में क्या होता है आकर्षण। मतलब अगर आवेश एक प्लस है दूसरा माइनस है, या एक माइनस से दूसरा प्लस है, तो इनमें हमेशा होता है आकर्षण। जैसे तभी तो हमारे यौगिक बनते हैं NaCl। NaCl इसलिए बनता है क्योंकि Na पर होता है प्लस और Cl पर होता है माइनस। कभी यौगिक जैसे आप देखो तो NaMg नहीं पाओगे, क्योंकि इस पर भी प्लस होता है इस पर भी प्लस होता है। तो हमेशा प्लस प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये अच्छे से समझा गया होगा आवेश क्या होते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश को कैसे निकालेंगे। आवेश समान जातीय सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण का मतलब अपने पास में आना। धनात्मक आवेश का क्या अर्थ हुआ, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। ऋणात्मक आवेश का मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाना। तो आवेश अच्छे से समझ में आ गया हो। कभी भी दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण ही आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं आवेश। अगर आवेश उत्पन्न करना है तो दो पदार्थों को रगड़ो तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बताएं आवेश, जब आवेश स्थिर है तो वो क्या कहलाते हैं आवेश। वही आवेश जब चलने लगेंगे तो धारा कहलाती है। तो अच्छे से अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। क्योंकि आवेश अगर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम कहते हैं आवेश, और यही इलेक्ट्रॉन या आवेश जब चलने लगे तो इसे कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के झुंड को ही हम कहते हैं आवेश। इलेक्ट्रॉनों के झुंड को आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए गतिमान, यही इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाए तो इसे हम कह देंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा यही इलेक्ट्रॉन जब हमारे गति करने लगे तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। अगर आवेश स्थिर है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसे हम कहते हैं आवेश, और विद्युत आवेश केवल उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र
जबकि अगर आवेश गतिमान हो जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, अर्थात इनमें आकर्षण करने का गुण भी आ जाता है। देखो जब कभी तार में धारा प्रवाहित होती है, करंट जा रहे तो वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं तो उससे कहते हैं धारा, और जब इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत धारा पूछा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो ये भी कह सकते हो किसी चालक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, चालक में ही होंगे। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक की प्रवाहित होने को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। किसी भी चालक, जैसे एक हुआ जल धारा, ऐसे समझो जल धारा। तो जल धारा का मतलब, जल का मतलब क्या होता है, पानी। पानी अगर किसी बाल्टी में रखा है तो उसे हम तो जलधारा कहेंगे नहीं। जब पानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो उसे हम कहते हैं जल धारा। जैसे नदी में है पानी, तालाब में पानी रखा रहता है तो उसे जलधारा नहीं कहते हैं। जैसे नदी में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उस पानी के बहाव को हम कहते हैं जल धारा। मतलब जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक के प्रवाहित होने को हम जल धारा कहते हैं। तो वैसे विद्युत का मतलब समझो आवेश, विद्युत का मतलब समझो आवेश। तो आवेश धारा, तो आवेश धारा अर्थात जल धारा जैसे वैसे आवेश धारा। तो आवेश का किसी भी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को ही हम कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये इसकी होती है परिभाषा। अगर ये परिभाषा हो तो ये भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हो आप सभी लोग, किसी चालक में, किसी चालक में एकांक समय में, किसी चालक में एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक हो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होंगे तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। उसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा आप ये भी कह सकते हो, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को हम कहते हैं विद्युत धारा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी ये भी परिभाषा लिख सकते हो आप सभी लोग, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जैसे आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो वैसे विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। तो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। आई अर्थात, चाहे ये हिंदी में लिख लो चाहे हिंदी में इसको लिख लो, आई मतलब विद्युत धारा, आई मतलब विद्युत धारा, क्यू मतलब विद्युत आवेश, टी मतलब समय। इसकी परिभाषा फार्मूले से भी लिखी जा सकती है। बटे के लिए एकांक लगाते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एक होता है मात्रक, विद्युत धारा आई का मात्रक, आई का मतलब, आई मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा होता है एम्पियर।
विद्युत धारा एक प्रकार के मूल मात्रक है, विद्युत धारा एक मूल मात्रक है। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? ए। तो विद्युत धारा का मापन भी किया जा सकता है। विद्युत धारा का मापन का मतलब नापना, जैसे दूध को नापते हैं लीटर में, कोई भी वजन होता तो तराजू से नापते हैं, तो वैसे विद्युत धारा का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है आमीटर से। आमीटर, आमीटर कह दो या एमीटर। ए मीटर। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ये होता है मात्रा, विद्युत धारा का मापन। जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। अर्थात ये जैसे कोई चालक है, ये हमारा एक जैसे तार हो गया, तो अगर धारा इनमें इधर से इधर को बह रही है, ये किसकी दिशा हुई? धारा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा इधर से इधर रहेगी। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा तो धारा इधर से इधर आई, मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मापन अमीटर से करो या एमीटर से। ये केवल धारा की तीव्रता को नापता है, धारा की मात्रा को नापता नहीं है। तो विद्युत धारा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे विद्युत धारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो कोई तो धक्का मार रहा होगा ना, कोई इसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम कहते हैं विद्युत विभव। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक चालक से, एक चालक जैसे तार हुआ, तो इनमें किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाता है उसे ही कहते हैं विद्युत विभव। मतलब धारा तेज है या धीमी है, ये निर्भर किस पर करते हैं? विद्युत विभव पर। क्योंकि विद्युत विभव ही तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएगा, और धारा जितनी तेज इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ही तेज क्या प्रवाहित होगी? धारा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा का मान निर्भर हमेशा करता है विद्युत विभव पर। तो विद्युत विभव की परिभाषा, किसी चालक में, किसी चालक में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ करंट वाला क्षेत्र। करंट वाला क्षेत्र मतलब जहां करंट है, विद्युत धारा है। तो किसी चालक में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में, भीतर तक लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। मतलब किसी भी चालक में एकांक आवेश को, किसी भी एकांक आवेश को मतलब एक आवेश को अनंत से अर्थात कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे किसी ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है, भीतर तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विभव का फार्मूला होता है, विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं V से, तो V बराबर होता है W/Q।
W हमारा हुआ कार्य, Q हुआ आवेश, तो फार्मूले से भी परिभाषा लिखी जा सकती है। बटे के लिए लगाते हैं एकांक। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। किसी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है हमारा वोल्ट। इसका मापन, जैसे धारा का मापन अमीटर से होता है, तो वैसे इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। धारा की प्रबलता क्या है, कितनी स्पीड है, यह निर्भर करती है विद्युत विभव पर। तो ये भी अच्छे से समझना कि विद्युत विभव क्या होता है। धारा को प्रवाहित कराने के लिए जो भी बल लगाया जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएं प्रतिरोध के बारे में। तो जैसे अगर ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। तो अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके मार्ग में आते हैं अवरोध। जैसे आपको ही कहीं जाना है, जैसे आप सभी लोग को एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाना है, तो जाने में रास्ते में कुछ अवरोध आएंगे। अवरोध मतलब जैसे जा रहे हो तब दिक्कत हो रही है चलने में, या कुछ कण मिलेंगे रास्ते में, तो इसे ही क्या कहते हैं, अवरोध। मतलब धारा के जैसे हमारे मार्ग में आता है तो उसे हम कहते हैं अवरोध। तो वैसे जो धारा के मार्ग में जो भी अवरोध आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से। प्रतिरोध क्या है, जैसे एक तार है, ये हमारा हुआ तार, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसके मार्ग में कुछ अवरोध आएंगे, कुछ अवरोध। अवरोध का मतलब कुछ रुकावट आएगी, उस रुकावट को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। जैसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके मार्ग में कुछ अवरोध आते हैं, कुछ रुक रुक कर पानी चलता है किसी कारणवश। जैसे वहाँ कहीं कण आ गए तो उससे के कारण यहाँ पर रुक जाएगा, तो वहाँ पर वो अवरोध हुआ, तो उसे जल अवरोध कहते हैं। तो यहाँ धारा के मार्ग में जो आता है जो अवरोध, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। अर्थात किसी चालक में, इसकी परिभाषा, किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को, रुकावट कह दो या अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में धारा के मतलब विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक को जिसके धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट आएगी तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। इसे रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका रेसिस्टेंस का पहला अक्षर R होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो संकेत होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। जहां इस प्रकार किसी चालक में बना है अर्थात ये प्रतिरोध है। इसका होगा एक मात्रक, जैसे धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, तो ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रक हमारा होता है ओम। इस प्रकार ओम का चिन्ह बना लो, ये हुआ प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध अच्छे से समझा गया। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध।
तो जैसे किसी भी चालक का प्रतिरोध हुआ तो चालक का पूछा जाता है, 5 नंबर में थ्योरी पूछी जाती है, हाई स्कूल में भी पूछी जाती है, इंटर में भी पूछी जाती है कि तो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध के किस किस गुण पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 निर्भर करता है लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। सबसे पहले देखो ये क्या है, प्रतिरोध, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो इसे एक इतना बड़ा लंबा तार है और एक तार इतना लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इससे काफी बड़ा है। तो अगर देखा जाए ये तार बड़ा है, ये तार छोटा है, और धारा अगर यहां प्रवाहित हो जाएगी तो यहां पथ कम ही चलना पड़ेगा और यहां पथ क्या चलना पड़ेगा, ज्यादा। यहां पथ क्या है, लंबा है, छोटा है, और यहाँ क्या है, ज्यादा। तो अगर पानी यहाँ से यहाँ जैसे धारा होती है वैसे पानी होती है, तो इसे आपको पानी केवल यहाँ से एक नाली बनी है या एक पाइप बना है, तो इस पाइप में पानी यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पानी बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। लेकिन इसी पानी को अगर बहुत बड़े पाइप से बहुत ज्यादा दूर ले जाना होगा तब पानी को जाने में भी दिक्कत होगी, पानी को जाने में दिक्कत होगी, फट भी सकता है पाइप, और जाने में भी दिक्कत होगी, देर भी लगेगी। तो वैसे विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। तो प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो अगर ये इतना बड़ा लंबा तार है तो अगर इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये दूरी कम है तो इसमें बहुत जल्दी धारा चली जाएगी, और ये दूरी क्या है, ज्यादा, अर्थात इसमें जाने में दिक्कत होगी, अर्थात इसमें क्या आएगा, अवरोध ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि अगर दूरी ज्यादा तय करनी है तो अवरोध भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जैसे आपको कहीं 1 ही किलोमीटर जाना है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 40-50 किलोमीटर जाना तो दिक्कत आएगी। तो उसी दिक्कत को हम क्या कहते हैं, अवरोध। केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भाषा में जब धारा के मार्ग में यही अवरोध आता है तो उसे हम कह देते हैं प्रतिरोध। तो नंबर 1 निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। ये क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। यदि चालक की लंबाई क्या होगी, अधिक, चालक की लंबाई अधिक होगी तो इसका प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चालक की लंबाई अधिक तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। नंबर 2, यह निर्भर करता है चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल। इनमें थ्योरी क्या लिखोगे कि यदि चालक की लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध अधिक होगा, यदि लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। क्योंकि लंबाई कम है तो जाना भी कम दूर तक है तो उसमें प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबाई अधिक तो प्रतिरोध भी अधिक। नंबर 2 निर्भर करता है चालक के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, क्षेत्रफल। उसकी कितना है, जैसे ये इतना बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कम है, ये इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जैसे चालक के क्षेत्रफल पर एक इतना मोटा तार है और एक इतना मोटा तार है, इसमें जाना धारा। तो अगर धारा को ना भेजकर आप एक प्रकार, जैसे हम बता रहे जैसे धारा बहती वैसे पानी, तो अगर एक बार पानी इसमें भेजो, एक बार पानी इस पाइप में भेजना है, तो इस पाइप में अगर पानी आप भेजोगे तो इसमें पानी जाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये इसकी जगह क्या है, कम है। लेकिन इसमें तुम ज्यादा पानी भी डाल सकते हो और इसमें पानी बहुत आसानी से बह जाएगा। तो पानी को जाने में कोई दिक्कत किसमें नहीं हो रही है, इसमें, और इसमें क्या हो रही है, दिक्कत। तो वैसे ही क्या होता है, धारा, विद्युत धारा। तो अगर यहाँ पर धारा प्रवाहित कराओगे तब यहाँ करंट जाने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, अर्थात अवरोध आएगा, और जैसे अवरोध आएगा उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जबकि अगर यहाँ प्रवाहित करवाओगे करंट तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हम बताए धारा उसी प्रकार चलती है जैसे पानी चलता है। तो पानी यहाँ बहने में कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ये पाइप मोटा है,
और ये पाइप पतला है तो इसमें जाने में दिक्कत होगी, पाइप फट भी सकता है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या है, कम, तो इसका प्रतिरोध क्या है, अधिक, क्योंकि इसमें जाने में दिक्कत अधिक है। इसका प्रतिरोध क्षेत्रफल क्या है, अधिक, तो इसमें अवरोध क्या है, कम। अर्थात अगर आपका क्षेत्रफल जो है अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। मतलब ये चालक के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। नंबर 3, ये निर्भर करता है चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति पर। अगर चालक की प्रकृति देखा जाए, चालक की प्रकृति का मतलब वो ठोस धातु है या अधातु। तो अगर चालक धातु है तो उसमें करंट बहुत अच्छे से जाएगी, बहुत तेजी से जाएगी, जैसे सबसे तेज जाती है चांदी में, अर्थात धारा बहुत तेज वहां चांदी में जा रही है, तो वहां अवरोध क्या है, कम है, वहां अवरोध हमारा कम है। तो सबसे कम अवरोध किसका होता है, तो होता है चांदी का। लेकिन वही जैसे लोहा हो जाए तो उसमें कुछ रुक रुक के जाएगी, धातु तो भी है लेकिन उसमें कुछ रुक रुक कर जाएगी। लेकिन वही अभी कोई अर्धचालक हो तो उसमें बहुत ज्यादा रुक रुक के जाती है। तो जो धात्विक चालक होते हैं उसमें धारा तेजी से जाएगी, अर्थात उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम। जो किसी अर्धचालक में है उसमें धारा रुक रुक के जाएगी, अर्थात उसमें धारा प्रतिरोध क्या है, ज्यादा, तभी तो रुक रुक के जा रही है। तो ये चालक के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखो प्रतिरोध एक अच्छी बात भी है, प्रतिरोध एक खराब बात भी है। देखो कहीं कहीं अच्छा है, अगर प्रतिरोध ना होता तो बल्ब हमारे नहीं जलते, जैसे जो हमारी बल्ब की संरचना होती है। ये तो अच्छे समझ आ गया कि ये इन बातों पर निर्भर करता है। इनका प्रयोग देखो कहाँ होता है प्रतिरोध का। जैसे ये हमारा एक बल्ब हुआ, तो बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन का होता है, तो उसमें देखो ऐसे से लपटा होता है, बहुत ज्यादा लपेट देते थे, ये ऐसे से लपेट देते थे। तो इसको इस प्रकार भी तो बना सकते थे, इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार बना देंगे तो इसकी लंबाई क्या है, कम, और जो लंबाई कम है तो इसमें प्रतिरोध कम होंगे। और जब प्रतिरोध, देखो किसी भी चालक में अगर प्रतिरोध आएगा तो वो गर्म हो जाएगा। जैसे यही एक चालक है तो इसमें धारा के बाद में रुकावट, तो अगर रुकावट आएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों में होगी टक्कर, इलेक्ट्रॉनों में होगी टक्कर, और जो इलेक्ट्रॉनों में जो टक्कर होगी तो परिपथ कैसा हो जाएगा, गर्म, परिपथ हो जाएगा गर्म। जैसे अवरोध आएगा तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों में होंगे टक्कर, और जब इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होंगे तब जैसे दो ही, ये कोई दो पत्थर ले लो, अगर आपस में रगड़ोगे तो उसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आएंगे एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें कैसे हो जाएगी, गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये कर दिए तो ये चालक इतना बड़ा है, इसमें ये लंबाई क्या हो गई है, ज्यादा, और हम जानते हैं लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसमें बहुत ज्यादा टक्करें होंगी, बहुत ज्यादा टक्करें होंगे तो ये परिपथ कैसा हो जाएगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, और ये क्या लगेगा, होने लगेगा, जलने लगेगा। इसीलिए इसे हम कितना टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए। जैसे पानी गर्म करने वाला गीजर होता है या हीटर होता है, क्या होता है, हीटर। तो जब हीटर में देखो जो तार लगे होते हैं तो ऐसे से लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ से उसकी लंबाई, तार की लंबाई बढ़ जाएगी, अवरोध बढ़ जाएगा, और अवरोध बढ़ जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रतिरोध का प्रयोग भी करते हैं। प्रतिरोध बहुत ही अच्छी बात है, मतलब किसी किसी जगह पर अच्छी बात है तो कहीं पर खराब भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रतिरोध होगा तो परिपथ को क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा सिलेबस हम पूरा करेंगे।